One Indian tennis icon Leander Paes announced that he will bring the curtains down on his illustrious career in 2020, which will be his farewell season on the pro circuit. भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने घोषणा की कि वह 2020 में खेल को अलविदा कह देंगे। एशिया सर्किट पर यह उनका आखिरी सत्र होगा। To Rotang Tunnel in Himachal Pradesh named as Atal Tunnel on the occasion of 95th birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर हिमाचल में रोहतांग सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया। 3. Union Cabinet approves conduct of Census of India 2021 and updation of National Population Register. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को भारत की जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के उन्नयन को मंजूरी प्रदान कर दी। 4. Prime Minister Narendra Modi launched the Atal Bhujal Yojana in New Delhi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। 5. Minister of State for Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh launched Good Governance Index in New Delhi on the occasion of Good Governance Day. लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस पर नई दिल्ली में सुशासन सूचकांक जारी किया। 6. Renowned Hindi author Ganga Prasad Vimal was killed in a road accident in Sri Lanka. प्रख्यात हिंदी लेखक गंगा प्रसाद विमल की श्रीलंका में हुए एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। 7. Prime Minister Narendra Modi unveiled a statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee at the Lok Bhavan in Lucknow. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में लोक भवन के प्रांगण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। 8. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for the Atal Bihari Vajpayee Medical University in the Uttar Pradesh capital. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 9. Sangeeta Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospitals Group, has taken over as the President of Industry Chamber FICCI for 2019-20. अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने 2019-20 के लिए उद्योग चैम्बर फिक्की के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। करंट अफेयर्स से स्टैटिक जी के प्रश्न। 1. माउंट सतोपंत चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तराखंड। स्पष्टीकरण। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने सीआईएसएफ के 16 सदस्यों के अभियान दल को सम्मानित किया, जिन्होंने माउंट सतोपंत शिखर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया। 2. रानी रामपाल किस खेल से जुड़ी हैं? उत्तर हॉकी। स्पष्टीकरण। स्टार फॉरवर्ड रानी रामपाल ने 18 सदस्यीय टीम की कप्तान नामित की, जो 27 सितंबर से मालो में शुरू होने वाली 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड से भिड़ेगी। 3. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? उत्तर जी सतीश रेड्डी। 4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? उत्तर वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस। 5. आसहोल। हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी 1 जनवरी 2020। 1. सरकार ने हाल ही में सेंट्रल इक्विपमेंट रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया, यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उत्तर दूरसंचार विभाग। भारत सरकार ने 30 दिसंबर 2019 को चुराए गए मोबाइल फोन को ट्रेस व ब्लॉक करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह वेब पोर्टल दूरसंचार विभाग के अधीन कार्य करेगा। 2. किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर राजस्थान। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्थान परिवहन विभाग ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के कर्मचारी कार्यालय आने के लिए अपने वाहन की बजाय बाइसिकल अथवा सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे। 3. नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए किस स्थान पर समारोह का आयोजन किया गया? उत्तर अंडमान व निकोबार द्वीप।
पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा झंडा फहराने की 76वीं वर्षगांठ के लिए समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। 4. किस मंत्रालय ने रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? उत्तर श्रम व रोजगार मंत्रालय। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में रोजगार प्रदाताओं तथा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए संतुष्ट नामक पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। 5. गृह मंत्री ने हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के कार्य की समीक्षा की। सशस्त्र सीमा बल को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर स्पेशल सर्विस ब्यूरो। गृह मंत्री ने हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के कार्य की। सशस्त्र सीमा बल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसे 2001 से पहले स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। भारतीय रेलवे ने नई पैसेंजर सूचना प्रणाली की शुरुआत। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा डिवीजन के अनकापल्ली रेलवे स्टेशन में एक नई पैसेंजर सूचना प्रणाली की शुरुआत की है। इसमें एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना शामिल है जो स्टेशन पर ट्रेनों के समय और स्थिति की जानकारी देगा और साथ ही कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड होगा जो ट्रेन के कोच के क्रम और स्थिति जानकारी प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यात्रियों को और यात्रा को सुगम बनाना है और यात्रियों को संतोषजनक सुविधा का अनुभव कराना है। यह प्रणाली स्टेशन पर अगले 2 घंटों में आने जाने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी स्वचालित रूप से डिस्प्ले पर 3 भाषाओं में प्रदर्शित करेगा, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी। परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। एसएस देसवाल को सौंपा गया सीआरपीएफ प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार। एसएस देसवाल को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रमुख अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। गृह मंत्रालय ने यह निर्णय 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हो रहे सीआरपीएफ महानिदेशक आर भटनागर के कारण लिया है। एस देसवाल वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक के पद कार्यरत है। परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। सीआरपीएफ भारत के अलावा दुनिया का भी सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसके लगभग 3.25 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। इसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी के रूप में की थी और फिर 1949 में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया था। आईओए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय लिया वापस। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने बर्मिंघम में आयोजित होने वाले 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है। यह निर्णय नई दिल्ली में आयोजित ओलंपिक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान लिया गया। बहिष्कार का निर्णय निशानेबाजी प्रतियोगिता हटाए जाने के मुद्दे पर लिया गया था। आईओए ने यह भी घोषणा की कि भारत 2026 या 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भी प्रयास करेगा। परीक्षा 2019 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के अध्यक्ष डैम लुइस मार्टिन। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख नरेंद्र बत्रा। नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष का निधन। नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष विखुओ योशु का निधन हो गया। योशु को फेफड़े के कैंसर का पता चला था और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के पूर्व छात्र राष्ट्रवादी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता विखुओ योशु को पिछले साल मार्च में 13वीं नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तंजानिया में दुनिया के सबसे उम्रदराज गैंडे की मौत। एक फीमेल ब्लैक राइनो फुस्टा फॉस्टा, जिसे माना जाता था कि वह दुनिया की सबसे उम्रदराज राइनो है, की तंजानिया के संरक्षण क्षेत्र में 57 वर्ष की आयु में मौत हो गई। फॉस्टा की मृत्यु नोगोंगो क्रेटर में कैद प्राकृतिक कारणों से हुई, जो तंजानिया के नागोरोंगो संरक्षण क्षेत्र में है। अभिलेखों से पता चला है कि दुनिया में किसी भी राइनो की तुलना में फॉस्टा अधिक समय तक जीवित था। मुजीब सोती 20 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के गेंदबाज बने।
अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान 20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इतिहास के सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। मुजीब ने 18 साल और 271 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 18 साल और 360 दिन की उम्र में 120 विकेट हासिल किए थे। असम सीएम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मशाल रिले लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल रिले का शुभारंभ किया। खेल अगले महीने की 10 से 22 तारीख तक गुवाहाटी में आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के अधिकारी टूर्नामेंट के लिए कुल 8 स्थानों की तैयारी कर रहे हैं और वे खेलों को देश के सबसे बड़े खेल आयोजकों में से एक के तैयार हैं। भारत ने 3 स्थानों पर सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में सुधार किया। भारत ने 2018 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 में अपने कंपोजिट स्कोर को 57 से सुधार कर 60 कर दिया है। यह पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा और उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में बेहतर काम के कारण हासिल किया गया है। केरल ने मिश्रित एसडीजी इंडेक्स में पहला रैंक 70 के स्कोर के साथ हासिल किया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश 69 पर था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 67 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। 2018 के बाद सबसे बड़ा सुधार दिखाने वाले राज्य उत्तर प्रदेश हैं, जो 29वें स्थान से 23वें, ओडिशा से 23वें स्थान से 15वें और सिक्किम 15वें से 7वें स्थान पर आ गए हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। भारत के वन राज्य रिपोर्ट 2019 में कहा गया है कि देश में कुल वृक्ष और वन आवरण पिछले 2 वर्षों में 5188 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। वन आवरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल हैं, जबकि कर्नाटक ने 1025 वर्ग किमी में अधिकतम वन और वृक्ष कवर विकसित किया। आंध्र प्रदेश ने 990 वर्ग किमी की वृद्धि कवर और 823 वर्ग किमी पिछले 2 वर्षों में केरल द्वारा का वन कवर बनाया गया है। देश का कुल वन आवरण 7,12,249 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र की 0.67% है। देश का वृक्ष आवरण 95,027 वर्ग किमी है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% है। श्रीलंकाई सरकार द्वारा बटियाकोला हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रीलंकाई सरकार ने कहा है कि वह भारतीय सहायता के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पूर्वी प्रांत में बट्टिकलोआ हवाई अड्डे का विकास करेगी। पर्यटन और विमानन मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने कहा, भारत सरकार ने घरेलू हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया है और हाल ही में श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त रंजीत सिंह संधू के साथ इस पर चर्चा हुई है। भारत सरकार अपनी हवाई सेवाओं के साथ साथ बटियाकोला हवाई अड्डे का भी विस्तार करना चाहेंगी। वर्तमान में भारत की एयरलाइन की सेवाएं कोलंबो के निकट बंदराना एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और तमिल बहुमत वाले उत्तर में जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उपलब्ध हैं।